नमस्कार साथियों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए भारतीय समाज और शिक्षा जो पेपर नंबर 3 है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल मुझे लग रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें पढ़ के जाएँ, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने हाथ से लिखे हैं, जो जो थोड़े ऐसे क्वेश्चन थे जो आप समझ नहीं पाते डायरेक्ट पढ़ के, और कुछ क्वेश्चन मैंने सीरीज़ में से लिए हैं, तो दोनों को मिला के आपको अच्छा कंटेंट आपको यहाँ समझा दूँगा। जो 5 प्रश्न मैंने लिए हैं, इस साल के लिए मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ से यदि प्रश्न आए आपके तो वो बाहर नहीं जाए और आप उसे अच्छे प्रकार से लेके आओ। यूनिट 1 का नाम है भारतीय समाज में विविधता, असमानता और भेदभाव। तो ये भेदभाव के बारे में, असमानता के बारे में और भारत और राजस्थान में जो विविधताएँ हैं, भाषा के आधार पे, जनजाति के आधार पे, रंग-रूप के आधार पे, तो उन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या है और इसके सिद्धांत कौन-कौन से हैं? तो सामाजिक स्थिरीकरण का सामान्य से अर्थ होता है कि किसी भी समाज में वह व्यवस्था जहाँ किसी समाज के अंदर लोगों को जो है इस प्रकार से वर्गीकरण करें अपन कि जहाँ वो हम किसी एक व्यक्ति को ऊँचा व्यक्ति यानी ऊँची जाति वाला व्यक्ति और किसी व्यक्ति को नीची जाति वाला व्यक्ति जो है माना जाए। तो यह एक सामाजिक व्यवस्था है। तो हम इस व्यवस्था को सामाजिक स्थिरीकरण कहेंगे। तो यानी एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लोगों को इस श्रेणी में बाँटा जाए कि एक जनजाति या जाति विशेष तो ऊँचा वर्ग कहलाएगा और एक नीचा वर्ग कहलाए तो वह सामाजिक स्थिरीकरण है। यानी सामाजिक भेदभाव और असमानता की एक व्यवस्था है, उसे हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, एबीसीडी बना के मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप इनकी डिटेल लिख सकते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है कि सामाजिक संसाधनों पर असामाजिक या असमान जो वितरण व्यवस्था है वह सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत है, पहला और सबसे प्रमुख। अब ऐसा हुआ कि समाज में कालांतर में पहले जब समूह बनाकर लोग कार्य किया करते थे, उस समय जो है बराबर-बराबर हिस्सेदारी बाँटी जा रही थी। किंतु अ, उसके बाद क्या हुआ कि समाज के विशेष वर्ग के लोगों ने जो है लोगों से काम करवाना प्रारंभ कर दिया और उन काम करवाने के बदले उनको जो है श्रम का भुगतान कर दिया जाता था। किंतु अब इससे क्या हुआ कि जो लोग काम कर रहे थे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो जो लोग काम कर रहे थे उनको नीचा वर्ग घोषित कर दिया गया और जिन लोगों ने अपने यहाँ कार्य करवाया, वो अपने आप को ऊँचा वर्ग मानने लग गए। तो उन ऊँचे वर्ग ने धीरे-धीरे आगे जाके अपनी पीढ़ियों को ऐसी शिक्षा दी जिसके कारण उनको लगने लग गया कि हमारे पास संसाधन हैं, पूँजियाँ हैं, धन हैं, तो हम जो है एक ऊँचा वर्ग बन गए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि संसाधनों पर फिर असमान वितरण हुआ कि जो श्रमिक थे और जो श्रमिकों के बाद की जो पीढ़ियाँ रही, उनके पास संसाधनों की कमी थी, तो वो जो है उनको समान मात्रा में संसाधन वितरण नहीं किए गए। तो यहाँ असामाजिक या असमान जो है संसाधन वितरण हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं, समता कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात ये है कि समाज में आपकी हैसियत क्या है, आप गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, किस प्रकार के हो, उस हिसाब से आपको जो है संसाधनों पर अधिकार दिया जाएगा। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी, ये जो समाजीकरण की व्यवस्था है, यह विश्वास और विचारधारा को समर्पित थी। उसका समर्थन इसको मिलता था, कैसे मिलता था? कि लोग जाति व्यवस्था को यह कहकर बढ़ावा देते हैं, कि यह एक धार्मिक और कर्मकांडी जो है दृष्टिकोण से शुद्ध हैं। यानी सब अपने-अपने काम कर रहे हैं, उस हिसाब से शूद्र का काम शूद्र को करना चाहिए, वैश्य का काम वैश्य को करना चाहिए, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण को करना चाहिए और राजपूतों का काम राजपूतों को यानी क्षत्रिय का काम क्षत्रिय को करना चाहिए। किंतु यह इस बात के ज़रूर खिलाफ है कि शूद्र ब्राह्मण का काम करे या राजपूत जो हैं या जो ब्राह्मण हैं वो शूद्र का कार्य करे, तो इस बात के खिलाफ है। यानी कि वह जो अपनी जो बात है उसका बचाव करने के लिए धार्मिक जो है चीज़ों का आड़न कहते जिसे कहते हैं ना, धार्मिक चीज़ों के पीछे वह अपनी बातों को छुपा लेती हैं। तीसरा है सामाजिक स्थिरीकरण वंशानुगत था। यानी जब एक उच्च वर्ग बन गया तो उसने अपने आने वाली सभी पीढ़ियों को यह सिखाया कि आप ऊँचे हो, श्रेष्ठ हो और जो दूसरा श्रमिक वर्ग है वो आपसे नीचा है और वह जो है उस पर शासन किया जा सकता है। तो बच्चों को अपने माता-पिता से सामाजिक स्थिति मिल रही है। यानी जो धनवान माता-पिता हैं तो उनके जो है उच्च वर्ग को उनका आगे पीढ़ी दर पीढ़ी
उनको उच्च वर्ग का दर्जा मिलेगा और जो धनवान नहीं थे, जो अपने आप को श्रमिकों के पुत्रियाँ मान रहे थे, तो वो जो हैं श्रमिक वर्ग हुए, तो वो अपने आप को नीचा मानने लग गए और उनको नीचा दिखाया भी गया है। तो ये एक प्रकार की सामाजिक स्त्रीगण की व्यवस्था थी। अगला है जातिवाद। तो जातिवाद अनेक जातियों में समाज इस प्रकार से बँट गया कि प्रत्येक जाति के अंदर भी फिर जो है श्रेष्ठता होने लगी। यानी कि अगर हम किसी एक जाति के अंदर भी देखें, तो उसके अंदर भी कई सारे गोत्र हुए और उस गोत्र में से भी कुछ गोत्र जो हैं अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गए। यानी जातिवाद जो है सिर्फ़ केवल जनजाति और जातियों तक सीमित नहीं रहा। यह जातियों के अंदर गोत्र गोत्र तक भी पहुँच गया था। तो ये आपके जातिवाद के सिद्धांत हुए। जातिवाद क्या मतलब आपके सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत हो चुके हैं। तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है सामाजिक स्थिरीकरण में जो कार्ल मार्क्स हैं उनका क्या जो है उनके विचार रहे उसके बारे में आपको बताना है। तो कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि जो मनुष्य हैं वो अन्य प्राणियों की तरह प्रकृति का दोहन कर रहा है, यानी प्रकृति की चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। किंतु उसमें एक खास क्वालिटी ये भी है कि वह प्रकृति को वापस रीजनरेट करवा सकता है, प्रकृति को वापस फला-फूल सकता है, यानी कि उसको वापस पहले जैसा बना सकता है। सीधा अर्थ ये रहा कि मनुष्य खुद जो है आजीविका उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी खुद से चीज़ों को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह अपने आप को पशुओं से जो है अलग मानता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पादन से मनुष्य का विकास हुआ, वह उत्पादन क्यों कर पाया? क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण ये रहा कि मनुष्य शुरू से समुदाय में रहता था और समुदाय में रह के सामूहिक परिश्रम करता था, तो समूह के सभी के द्वारा परिश्रम किया गया। तो इस वजह से जो है वह प्रकृति की चीज़ों का प्रयोग भी कर पाया और एक दूसरे के विचार शेयर करके उनमें बौद्धिक क्षमताएँ जो हैं उत्पन्न होने लगी। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम विभाजन। अब ये श्रम विभाजन धीरे-धीरे कैसे हो गया? तो इसको 5 पॉइंट में समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि तकनीकी विकास होने लग गया। तकनीकी विकास से क्या हो गया कि आजकल कृषि उन्नत होने लगी। जैसे-जैसे तकनीकी बढ़ रही है वैसे-वैसे जो है कृषि उन्नत तरीके से की जाने लग गई। मनुष्य की आवश्यकताएँ केवल रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित नहीं रही, उससे बढ़कर भी उसे कई वस्तुओं की चाहत होने लगी, जिससे उत्पादन बढ़ना प्रारंभ हुआ। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ ऐसा हुआ कि 2 वर्ग बन गए, एक बना श्रमिक वर्ग, एक बना शासित वर्ग। जो एक तो बना श्रमिक या शासित वर्ग, एक बना शासक वर्ग। वो शासक वर्ग क्या करने लग गया कि जो उत्पादन के अंदर जो श्रमिक काम कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण करना स्थापित उसने कर दिया, जिससे उन लोगों के पास निजी संपत्तियाँ बढ़ने लगी। अब समाज में अगर लोगों के पास निजी संपत्ति बढ़ेगी, तो दूसरे लोगों के पास संपत्ति कम रहेगी। जो गरीब लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनके पास पैसे कम रहेंगे, तो सामाजिक विषमता पैदा हो गई। समाज कई वर्गों में धीरे-धीरे गरीब और धनवान या मध्यम वर्गीय 3 अलग-अलग वर्गों में बँट गया। तो समाज वर्गों में बँट गया, इसका मुख्य कारण क्या था? उत्पादन किसी विशेष जो है व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के नियंत्रण में चला गया। तो इस प्रकार श्रम का विभाजन हो गया। पहले सिर्फ़ एक सामान्य वर्ग था, सभी सामूहिक रूप से काम कर रहे थे। फिर धीरे-धीरे जैसे ही तकनीकी का विकास हुआ, लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ी, जिससे उत्पादन बढ़ा। उत्पादन किसी एक व्यक्ति और उसके समूह के नियंत्रण में चला गया, तो निजी संपत्तियाँ बढ़ी। निजी संपत्तियों के चक्कर में सामाजिक विषमता पैदा हुई और समाज वर्गों में बँटना प्रारंभ हुआ और सब लोग अपने-अपने हिसाब से श्रम को करने लग गए, यानी श्रम जो है अब वर्ग विशेष में बँट गया था। आगे बात करते हैं उसके बाद हुआ वर्ग और उनका स्त्रीकरण। वर्गों का जो है विस्त्रीकरण किससे हुआ? तो वर्ग जो है 2 प्रकार में बँट गए। एक शासक वर्ग बन गया और दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग जो है काम करवाता था, उसके बदले शासित वर्ग को पेमेंट देता था। यानी संपत्ति पर संसाधनों पे अधिकार कौन-से वर्ग का था? शासक वर्ग। और शासित वर्ग जो है केवल श्रमिक जो हैं श्रमदान करके अपने जीविका उपार्जन किया करता था। अब बाद में वर्ग और सामाजिक बदलाव कैसे हुआ? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज का जो विकास है, वह वर्ग संघर्ष से होता है। यानी विशेष वर्ग अपना जब संघर्ष दिखाता है, आंदोलन करता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान समाज में बदलाव होता है। तो यह बदलाव हुआ शिक्षा से। शिक्षा ने क्या किया कि धीरे-धीरे समाज में जो वर्ग थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और जो इसके अलावा आपके धनवान, गरीब, इस इन वर्गों को, इन दूरियों को समाप्त करना प्रारंभ किया। शिक्षा जैसे-जैसे बढ़ती गई, वर्गों की विषमताएँ कम होने लगी। वर्गों में जो है अब सब लोगों को समझ में आने लग गया कि शिक्षा से जो है अवसर उपलब्ध होते हैं, उत्पादन में सबको बराबर अधिकार मिल सकता है। इसलिए एकल वर्ग
जिससे निर्मित होने लग गए जो अलग-अलग वर्ग बटे हुए थे वो कम हो गए। तो ये कार्ल मार्क्स का कहना है आपके सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत के ऊपर। ऐसे आपसे पूछे कि सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत पर सामाजिक स्थिरीकरण के ऊपर बताना है कि मैक्स वेबर ने कौन-सा सिद्धांत दिया या उनके विचार क्या थे? तो मैक्स वेबर भी कार्ल मार्क्स की तरह ही एक समाजशास्त्री थे और ये उन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में आते हैं जिन्होंने समाज की स्थापना में प्रमुख योगदान निभाया और इनका मानना है कि वर्ग जो हैं वो संपत्ति के स्वामित्व के हिसाब से तय होता है। जिसके पास संपत्ति है वह उस हिसाब से कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग और जीवन स्तर क्या है? वर्ग का जीवन स्तर से क्या संबंध रहा? तो ये मैक्स वेबर ने कहा। मैक्स वेबर के अनुसार जीवन अवसर ही वर्ग निर्माण में बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि यदि पारिवारिक स्थिति व्यक्ति की सभी की समान होती तो वर्ग बनने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो फिर समाज बिना वर्ग के सामूहिक रूप से काम कर लेता। 3-4 वर्ग बटे बटे हुए हैं समाज में। एक होता है श्रमिक वर्ग यानी श्रमिक का बेटा जो है वो श्रम कार्य करता है। धनिक का बेटा धनवान है तो वो अपना व्यवसाय करने में लगा होता है। जिसके पास कोई धन नहीं है, निर्धन व्यक्ति तो वो किसी के यहाँ जो है श्रम करके जो है आजीविका उत्पार्जन करता है। तो अलग-अलग वर्ग जो हैं वो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से होते हैं। तो जीवन अवसर सबको अलग-अलग प्रकार से मिलता है। धनिक व्यक्ति के पुत्रों को या पुत्रियों को जो है कुछ अलग प्रकार से जो है जीवन अवसर मिलेंगे। श्रमिक या उनके जो श्रमिकों के जो पुत्र-पुत्रियाँ हैं उनको अलग अवसर मिलेंगे और निर्धनों के पुत्र-पुत्रियों को अलग अवसर मिलेंगे। और इसके अलावा है कि सामाजिक स्थिति जिस हिसाब से रहेगी समाज में, आर्थिक स्थिति या समाज की अंदर आपके परिवार की स्थिति किस प्रकार की है, उस आधार पे आपको जो है समाज में जीवन स्तर मिलेगा। संपत्तिहीन होंगे अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, तो आपको फिर व्यक्तिगत कौशल दिखाना पड़ेगा, आपको हुनर दिखाना पड़ेगा, उस हुनर के दम पे आप जो है आजीविका उत्पार्जन कर सकते हो। फिर मैक्स वेबर ने कहा कि समाज जो है 2 बुनियादी वर्गों से या 2 बुनियादी पहलू से बना बना होता है। पहला है सामाजिक हैसियत, जिसके बाद मतलब सामाजिक हैसियत का मतलब कि समाज में आपकी रेपुटेशन आपके पैसों से, आपके घर-बार से इनसे है, तो एक तो वो है। दूसरा राजनीतिक सत्ता पर निर्धारण। आप जो है राजनीतिक जान-पहचान वाले हो, तो आपकी जो है कार्यशैली अच्छी रहेगी, जिसकी पहचान राजनेताओं के साथ जितनी अच्छी उठक-बैठक उतनी जितनी अच्छी है वो उतना ही समाज में जो है आगे बढ़ पाता है। मैक्स वेबर ने समाज को पूंजीवाद के हिसाब से जो है संपत्ति के स्वामित्व के आधार पे 4 भागों में बाँटा। सबसे पहला उच्च वर्ग जो क्या करता था, जो उत्पादन पर अपना अधिकार रखता था, यानी जो भी प्रोडक्टिव काम होता है उस सब पे कंट्रोल करना। तो ये पूंजीवादी वर्ग कहलाया, जैसे सेठ और जमींदार लोग। सफेद पोश श्रमिक क्या हुए, जो अपनी बुद्धि का सफेद का मतलब होता है कि अपनी बुद्धि के दम पे जो पैसे कमाते हैं उनको कहते हैं बौद्धिक क्षमता वाले जो वर्ग। और जैसे प्रबंधक यानी मैनेजर हो गया, प्रशासक हो गया, प्रोफेशनल किसी क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता रखने वाले आदमी को कहते हैं प्रोफेशनल। और एक निश्चित क्षेत्र विशेष पर कंट्रोल पाने वाला व्यक्ति प्रशासक कहलाया। तो जिस पे बौद्धिक क्षमता है वो वर्ग जो है सफेद पोस्ट श्रमिक कहलाते हैं। उसके बाद लघु संपत्ति वाले लोग, ऐसे वर्ग जो स्वयं जो है रोजगार जनरेट करते हैं, खुद रोजगार बनाते हैं। तो स्वरोजगार वाले व्यक्ति के जो वर्ग हैं उसे कहा गया लघु संपत्ति वाला वर्ग, जैसे दुकानदार, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि। इसके अलावा एक और वर्ग बना जो है श्रमिक वर्ग या शारीरिक श्रमिक वर्ग। ये लोग जो हैं दिहाड़ी के हिसाब से या दैनिक मजदूरी के हिसाब से इनको शारीरिक श्रम करना पड़ता था, उसके बदले इनको पेमेंट मिलता था। तो ये 3 प्रश्न हो चुके हैं सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, उसके सिद्धांत बताओ। फिर कार्ल मार्क्स के सामाजिक स्थिरीकरण पे विचार क्या है वो बताओ, और सामाजिक स्थिरीकरण पर मैक्स वेबर के क्या विचार हैं उसको बताना है। तो तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर बच्चों में क्या-क्या विविधताएँ पाई गई हैं उनके बचपन में, वो आपको बताना है। अब मुझे यहाँ एक चीज़ समझ में ये नहीं आती है कि ये प्रश्न सीरीज़ में कुछ अलग टाइप से दे रखा है, किंतु ये प्रश्न जो हैं, इस प्रश्न के साथ बिल्कुल मैच खाता है। जो ये आता है कि निम्न वर्ग के बच्चों का बचपन कैसा है, उनमें किस प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं। तो हम इस प्रश्न को कुछ जो है ऊपर से हेडिंग जो लाइनें हैं उनको मान के उसके बाद नीचे सीधे बढ़ जाएँगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं
कि बचपन में विविधताएँ किस प्रकार की हैं राजस्थान के अंदर। तो बचपन में विविधताएँ अनेक रूपों से दृष्टिगोचर होती हैं यानी दिखाई देती हैं। जैसे कि हम बात करें राजस्थान में अनेक जाति, प्रजाति समाज के लोग हैं, उनके सामान्य जनजीवन काफ़ी अलग है, एक-दूसरे से अलग-अलग है। कई प्रकार की जातियाँ विशेष सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करती हैं। परिवर्तन, विविधता, असमानता प्रकृति का नियम है। प्रकृति में सब कुछ एक जैसा नहीं है, सबके लिए नियम अलग-अलग हैं और सबके लिए विविधताएँ अलग-अलग होगी। किंतु हम ये देखते हैं प्राय समाज में कि भेदभाव जातिगत आधार पे नहीं हो रहा है बल्कि आर्थिक आधार पे किया जा रहा है। समाज में जिसके पास पैसे नहीं है उसके साथ ज़्यादा भेदभाव होता है। वह एक निर्धन वर्ग से है तो उसकी जाति नहीं देखी जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ 3 वर्ग बनते हैं उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग। परिवार में बाल-बच्चे सभी वर्गों में होते हैं, किंतु परिवार में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से उनका बचपन काफ़ी अलग-अलग होगा और उन बचपन के आधार पे हम अब देखते हैं कि कौन-कौन से वर्ग बन सकते हैं और किस वर्ग के बच्चों को किस प्रकार का बचपन जीने को मिलता है। तो सबसे पहला है कृषक समुदाय के वर्ग वाले बच्चे। ये जो लोग होते हैं ये बच्चे स्कूल कम जाते हैं। स्कूल कम क्यों जाएँगे? क्योंकि इनको खेती करनी है, माता-पिता का सहयोग करना है कृषि कार्य के अंदर, तो ये डेली बेसिस पे माता-पिता के साथ जाते हैं और खेत का काम करते हैं। जैसे माता-पिता को और खेत पे रोटी पहुँचाना, निराई-गुड़ाई का कार्य, जुताई का कार्य और ये छोटे-मोटे काम करते हैं खेतों पर। दूसरा है ईंट-भट्टा करने वाले जो मज़दूर हैं, उनमें जो उनका जो बचपन है वो कैसा है? अब आप कहोगे कि ये प्रश्न तो वैसा है ही नहीं, वैसा है, तो मैं आपको सीधा-सा बता देता हूँ कि राजस्थान में बचपन में विविधता का प्रश्न है या राजस्थान के अंदर निम्न वर्ग के बच्चों की विविधता वाला प्रश्न है, दोनों एक ही हैं क्योंकि राजस्थान में विविधता बच्चों के अंदर या बच्चों के वर्ग के हिसाब से हैं। तो पहला वर्ग बना आपके कृषक वर्ग, दूसरा वर्ग है ईंट-भट्टा वाला। ये जो हैं चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों का वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, वो लोग ईंट-भट्टा उद्योग के लिए वहाँ रहते हैं और ये विशेष रूप से हनुमानगढ़ जिले के आसपास हैं, तो 200 से अधिक भट्टे वहाँ लगे हुए हैं और इन लोगों का बचपन जो है ये भी स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर समय ये मिट्टी से ईंटें बनाने में होते हैं क्योंकि इनके परिवार को पैसों की आवश्यकता होती है। तीसरा, घुमक्कड़ समुदायों में बचपन कैसा होगा? तो घुमक्कड़ समुदाय में विविधता देखने को ऐसे मिलती है कि कई अलग-अलग समुदाय के लोग हैं जिनमें घूम-घूम कर जो है चीज़ें बेचने का इनका उनका हुनर होता है। रायका, रेबारी, सहरिया, गरासिया ये कई सारे समुदाय हैं राजस्थान में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आते-जाते घूम-घूम कर जो है अपना जीविका उत्पादन का कार्य करते हैं और ये लोग जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और सामाजिक व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अगला है गोड़ालिया लोहार। घोड़ालिया लोहार मूल रूप से राजस्थान के ही निवासी हैं और यह भी एक घुमक्कड़ प्रजाति है किंतु ये जो है लोहे का काम करती हैं तो काफ़ी समय तक एक स्थान पर टिक के काम कर लेते हैं। तो हम इसे घुमक्कड़ कम किंतु घुमक्कड़ प्रजाति तो कह सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती है। औपचारिक शिक्षा यानी कि विद्यालय में जाके वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अपने माता-पिता से समाज से प्राप्त करने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं और लोहे की चीज़ें बनाना सीख लेते हैं। सरकार ने इनके लिए बस्तियाँ और विद्यालय बनाए हैं किंतु फिर भी वो अपना पुश्तैनी काम छोड़कर पढ़ने नहीं जाना ही पसंद करते हैं। उसके बाद भाट और कठपुतली का कार्य करने वाले लोगों का जीवन या बचपन कैसा है? भाट व कठपुतली वाले जो लोग होते हैं, वह राजस्थान में अच्छे कलाकार माने जाते हैं और भाट जो समाज के लोग हैं, ये लोग जो हैं अन्य जो समाज के जो लोग हैं, उनकी वंशावलियों को संग्रहित करते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी डिटेल लिखने का कार्य करते हैं। कठपुतली बनाने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कठपुतली का नृत्य दिखाते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और लकड़ी की पुतलियाँ बनाकर उनसे कठपुतली बनाते हैं। विद्यालयों में कभी-कभी चल जाते हैं, किंतु ज़्यादातर समय विद्यालय नहीं जा पाते। अगर विद्यालय में गए हैं, तो वहाँ भी किसी कलाकारी को प्रदर्शन करने के लिए ही जाते हैं और ये बच्चे जो हैं, पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। अगला है शहरों में कामकाज करने वाले व्यक्ति। तो शहरों में कामकाज करने वाले बच्चों का बचपन कैसा रहा? तो शहरों में कामकाज करने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ढाबों पर, होटलों पर, छोटी-छोटी दुकानों पर जो है लड़के-लड़कियों को काम करते हुए देखा जा सकता है। और लड़कियाँ जो हैं और जो महिलाएँ हैं, जो गरीब हैं, जो शिक्षा से सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो महिलाएँ नगीनों में छेद करके आभूषण चीज़ें बनाए, माला बनाने की कोशिश करती हैं, जिनको बेचकर उनका गुज़ारा होता है। और जो कई बच्चे ऐसे हैं जो ढाबे पर
रेस्टोरेंट में, होटलों पे इन पे काम करते हैं, उनसे उनके जीविका उत्पादन का यानी कि जीवित रहने के लिए पैसे कमाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो है समुदाय विभिन्न समुदाय हुए और विभिन्न समुदायों में अलग-अलग प्रकार के बचपन की अवधारणाएँ यानी विविधताएँ देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट प्रश्न है कि भारत में कई प्रकार की विविधताएँ हैं, वो रंग-रूप के आधार पे हैं, संस्कृति के आधार पे हैं, भाषा धर्म के आधार पे हैं, तो इसको आप समझाइए। तो सबसे पहले हम भारत की विविधता के बारे में बात करते हैं। भारत जो है भारत के जो समाज है उसकी संरचना और उसकी संबंधों की सबसे बड़ी खास बात ये है कि वहाँ सामाजिक विविधता है। और सामाजिक विविधता के बारे में कहा जाता है कि भारत में एकता में तो विविधता है और विविधता में ही एकता है। भारत में एकता में तो क्या है, एक होना विविध रूपों से बना हुआ है और विविधता में ही यहाँ एकरूपता पाई जाती है। भारत में अनेक जातियाँ हैं, अनेक संस्कृतियाँ हैं, अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक सामाजिक वर्ग हैं। इसका कारण है कि भारत में समय-समय पर कई विदेशी जातियाँ आई, उनका प्रभाव यहाँ पड़ा। तो यहाँ जो है इतने सारे जो सामाजिक विविधताएँ हैं क्यों बनी? क्योंकि भारत में जो है बाहरी आक्रमण होते रहे हैं, कई जातियों का यहाँ आना हुआ, उनका प्रभाव रहा। लेकिन भारतीय समाज उनको अपने में समाने का कार्य कर पाया है, उनको आत्मसात कर लिया, खुद का अस्तित्व भी बनाए रखा और उनको भी जो है उनके तौर तरीकों को भी अपनाया। इस कारण जो है यहाँ विविधताएँ कई सारी हो गई। प्रारंभ में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में समाज में एक तरह का जो है सांस्कृतिक जो है बोलबाला था, किंतु जब बाहरी आक्रमण विदेशियों का यहाँ आना हुआ, तो उनकी संस्कृतियों का प्रभाव भी हमारी संस्कृति पे पड़ा। तो हमने अपनी संस्कृति साथ में उनकी संस्कृति को अपनाया। यहाँ मल्टीपल संस्कृतियाँ जो है बनने लग गई। नंबर 1 बात करते हैं रंग-रूप के आधार पे विविधता किस प्रकार की हैं। भारत में रंग-रूप के आधार पे भी विविधता पाई जाती है। उत्तर भारत के जो लोग होते हैं, जहाँ जैसे अपन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इनकी बात करते हैं, तो इन राज्यों में रहने वाले लोगों का रंग जो है गोरा या गेहुए कलर का होता है। जबकि दक्षिण भारत के लोगों की बात करें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इधर के लोगों की, तो ये लोग अपेक्षाकृत थोड़े जो है सांवले कलर के या काले रंग के होते हैं। और मूल रूप से भारत में 2 संस्कृतियाँ अस्तित्व में हैं। 2 एक है आर्य, दूसरा है द्रविड़। आर्य जो है यहाँ के मूल जो हैं निवासी माने जाते हैं और द्रविड़ द्रविड़ जो हैं बाहरी आक्रमणकारी भी माने जाते रहे हैं। तो दोनों का धर्म कैसा है? वैदिक धर्म रहा है, तो वैदिक धर्म वो है जो कर्मकांड को फ़ॉलो करता है। बाद में धीरे-धीरे जब यहाँ मुस्लिम जातियाँ आई तो उन्होंने 500 सालों तक राज किया। यहाँ इस्लामी संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ, देश में उस विविधता को भी अपनाया गया बाद में। फिर 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, उनकी संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा और उनकी संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है उच्च वर्ग में। और उच्च वर्ग जो है अपने आप को रंग-रूप आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ घोषित करने में लगा हुआ होता है। दूसरा है भाषाई विविधता। भाषाई विविधता क्या है कि देश में लगभग 106 प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, जिसमें आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है, क्योंकि भारत के लोग जो है मौखिक रूप से हिंदी को काफ़ी बोलते हैं, किंतु हिंदी भाषा का प्रयोग जो है आजकल लिखित रूप में इनमें कम करने लग गए हैं। विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और अनेक भाषाएँ राज्य हैं यहाँ पर, तो अनेक भाषाएँ बोली गई हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो इसी प्रकार की कई सारी लैंग्वेज यहाँ हैं। तो वो लैंग्वेज जो है क्यों है? क्योंकि अलग-अलग धर्मों के लोग हैं, तो अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अगला है धार्मिक विविधता। भारत में जो है भारत की सबसे खास विशेषता ये है कि भारत के अंदर कई सारे अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं और ये इसलिए है क्योंकि भारत एक सहनशील देश है, सहनशील राष्ट्र है और यहाँ अनेक धर्मों का जन्म भी हुआ है और यहाँ उन सभी धर्मों को फलने-फूलने का अवसर मिला है। भारत संसार का एकमात्र देश है, जहाँ धार्मिक संप्रदायों का ताना-बाना बुना हुआ है, यानी कि यहाँ कई सारे धार्मिक संप्रदाय हैं। मुख्यतः 4 हैं, हिंदू, इस्लाम, ईसाई और पारसी। 4 यहाँ धर्म हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई और पारसी धर्म। और आगे बात करते हैं हिंदू धर्म की, आगे जाके कुछ शाखाएँ भी बनी जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सनातन, आर्य समाज। तो ये जो समाज है ये सनातन आपके जो वैदिक धर्म है उससे ही निकले हुए हैं।
और भारत ही एकमात्र देश है जहाँ धार्मिक रूप से लोग जो हैं धर्म और वर्ग जो हैं संघर्ष करता रहता है। कभी वर्ग धर्म के ऊपर जो है भारी पड़ता है, तो कभी धर्म वर्ग जो है धर्म के ऊपर भारी पड़ता है। तो इन दोनों को दूर करने के लिए, इनमें विविधता दूर करने के लिए शिक्षा सबसे मुख्य जो है रोल निभाती है। उससे धार्मिक जो है विविधता को कम किया जा सकता है। तो इन 5 प्रश्नों से मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ न कुछ आइडिया तो लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।